Good morning, students. I have bring another video for you for class 10th, chapter first, life process part 2. Then now we start. तो जैसा कि हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, चैप्टर पार्ट 1 में आप लोग को ये बताया गया कि सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या है, वो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, वो छोटी बड़ी जो प्रोसेस होते हैं। एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कर दें, लाइफ प्रोसेस हमारे किसी भी लिविंग बॉडी का वह पार्ट्स है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर्ड होते हैं, वे सारे के सारे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। उसमें आपको बताए थे मेंटेनेंस ऑफ बॉडी या फिर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ सेविंग सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताए थे। उसमें फिर ग्रोथ आया था, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन आया था, सर्कुलेशन आया, रेस्पायरेशन आया एंड अदर बहुत सारे फंक्शंस आए। उसके बारे में हम पीछे अगर जो भी वो वीडियो पीछे वाला नहीं देख पाए हैं वो कृपया फिर से उसको देख लें। उसके बाद फिर हम बताए थे आप लोगों की कि हम जो नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर से है, तो वो न्यूट्रिशन है। लाइफ प्रोसेस का सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन है। तो अब व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है क्या, तो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, मतलब ये हुआ न्यूट्रिएंट्स को हमें प्राप्त करने की विधि और उसका यूटिलाइजेशन का मतलब ये हुआ उसका यूज़ हमारे बॉडी के द्वारा जो होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। वे सारे प्रोसेस जिस अंतर्गत आते हैं वे न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो अब जनरली देयर आर मेनली 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के मुख्यतः 2 प्रकार हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक 2 वर्ड से बना हुआ है, ऑटो प्लस ट्रॉफ। तो ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब फूड। तो ऑटो का मतलब सेल्फ और ट्रॉफ का मतलब फूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म्स अपना भोजन स्वयं सिंथेसाइज करते हैं। और सिंथेसाइज भी किसके द्वारा करते हैं, तो सिंथेसाइज जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से करते हैं। किसके द्वारा, तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है, तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आप देख रहे हैं CO2 है, H2O है, H2S है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड और भी बहुत सारे हैं। जैसे अब आपको आ गया मीथेन आ जाता है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाते हैं, ये नाइट्रोजन आ जाता है। तो ये सारे जो भी हैं, अमोनिया आ जाता है, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल से जो अपना फूड सिंथेसाइज करता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और दूसरा आप देख रहे हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच लिविंग ऑर्गेनिम्स गेट देयर फूड। तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिम्स अपना भोजन जो है वो दूसरे का बनाया गया भोजन, दूसरे ऑर्गेनिम्स अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिम्स बनाते हैं और ये अपना फूड उनका जो भोजन है उसको ले लिया जाता है। मतलब इसको हम आर्टिफिशियल सिंथेसेशन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल तरीके से भोजन को गेट करता है इसी, और ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे प्राणी पर डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इसे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर हो गया ना। तो अब आप लोग देख लीजिए, सबसे फर्स्ट जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका देयर आर 2 काइंड्स ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। तो मतलब ये हुए कि ऑटोट्रॉफ्स जो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो 2 वर्ड से बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो प्लस सिंथेसिस। तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट, जहां भी फोटो का वर्ड आ गया समझ लीजिए उसका मतलब होता है सनलाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। तो अब ये नाम से ही पता चल रहा है द मेड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बाय विच। तो द मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वैसा मोड, वैसा
मोड जिसमें लिविंग ऑर्गेनिम्स जो है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, हरे पौधे अपना भोजन सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को, CO2 एंड H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसके द्वारा जो अपना भोजन जो है वो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये लिविंग ऑर्गेनिम्स या ग्रीन प्लांट्स अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। वह प्रोसेस क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस। वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और दूसरा ये है फोटोसिंथेसिस। अब दूसरा ये है आपका क्या, एक कीमोसिंथेसिस। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो होता है वो अपना फूड जो है वो किससे प्राप्त करते हैं, तो केमिकल से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या करते, ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल्स बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा वीडियो में तो फोटोसिंथेसिस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस के आपके बारे में बताएं, अभी हम बताएं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटो जो है मतलब कि लाइट से अपना जो भोजन का सिंथेसाइजेशन होता है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो अब उसमें रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले लाइट की तो आवश्यकता होगी ही होगी। तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले नोट में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल एनर्जी। तो मतलब ये है फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और ये किस तरीके से होता है उसमें हमको ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जानना होता है। तो फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल है मेनली रूप से CO2 है, जो कहाँ से ऑब्टेंड होता है, तो एटमॉस्फेयर से ऑब्टेंड होता है। और वो हमारे उसके लिप्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो गेन करता है, और उस पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं, और उसका प्लूरल होता है स्टोमा। फिर वाटर आ गया, तो वाटर जो है वो सॉइल से प्राप्त करता है जी। तो वाटर जो है वो सॉइल से प्राप्त करता है, और सॉइल से हमारे जानते हैं कि प्लांट का जो रूट होता है वो सॉइल के नीचे होता है, उसमें कुछ रूट हेयर्स निकले हुए होते हैं। रूट हेयर के द्वारा डिफ्यूजन के मेथड से वाटर को वो गेन करता है, और गेन करने के बाद उसमें वेस्क्यूलर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, वेस्क्यूलर का मतलब जो होता है वो ट्यूब्यूल से मतलब होता है, वेस्क्यूलर का मतलब ट्यूब्यूल से होता है। और ट्यूब्यूल्स इसमें दो टाइप्स के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। लेकिन वाटर को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम टिश्यू इंपॉर्टेंस रोल करता है। तो हम वाटर गेट फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर, तो रूट हेयर से वाटर को सबसे पहले सॉइल से एब्जॉर्ब किया, और वो जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है उस वाटर को हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। तो रूट हेयर जिस वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से वो वाटर कैपिलरी वाटर कहलाता है। तो मतलब ये है कैपिलरी वाटर को रूट हेयर एब्जॉर्ब किया, और रूट हेयर एब्जॉर्ब किया वो, और उसको कहाँ, वेसल्स में भेज दिया। और वेसल्स कौन से वेसल्स में, जाइलम वेसल्स में, जाइलम टिश्यू में भेजा, और जाइलम जो है वो उसको लिप्स तक पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ तक हो गया। अब वहाँ पे क्या क्या होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो लाइट रिएक्ट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है केमिकल एनर्जी में। फोटोसिंथेसिस मेनली दो फेज में होता है, एक तो होता है लाइट डिपेंडेंट फेज, और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज। तो लाइट डिपेंडेंट फेज का मतलब ये हुआ कि ये लाइट के प्रेजेंस में होगा और ये लाइट के अब्सेंस में होगा। तो अब सबसे पहले अब यहाँ पे है क्या, तो लाइट फेज में क्या क्या होते हैं। तो लाइट फेज जो होता है तो उसमें सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होता है फॉस्फोराइलेशन का होता है जी। तो लाइट फेज में जो होता है वो सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है। इसमें आप देख सकते हैं क्या है, लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ रिएक्शन। तो लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ रिएक्शन अकर्ड इन लाइट, वो लाइट के प्रेजेंस में होता है। इन दिस फेज, इस फेज में लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल। हम जानते हैं क्लोरोफिल क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें आपको क्लोरोफिल है क्या। तो क्लोरोफिल जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल क्या है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है,
पिगमेंट प्रेजेंस इन लिप्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल। ऐसे क्लोरोफिल का टाइप्स जो होता है वो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, तो टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं, सभी के बारे में जानना लंबा हो जाएगा लेक्चर, इसीलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। तो क्लोरोफिल, तो मेनली क्लोरोफिल सेवरल टाइप्स के होते हैं। तो इन लिव्स देयर आर क्लोरोफिल, तो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, तो सेवरल टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होता है, सेवरल टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। तो उसमें हम कुछ जानेंगे। सबसे पहले क्लोरोफिल ए के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बताते हैं। इसको हम अल्फा क्लोरोफिल भी बोलते हैं, अल्फा क्लोरोफिल। और इसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है ना क्लोरोफिल का, तो क्लोरोफिल में सबसे पहले आपको कार्बन देखने के लिए मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेगा, ऑक्सीजन देखने के लिए मिलता है, फिर नाइट्रोजन भी होता है और मैग्नीशियम होते हैं। तो ये आयन इसमें प्रेजेंस होता है, ये सभी आयन मिलकर के क्लोरोफिल का निर्माण करता है। तो ये आयन जो है वो क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं। इसमें आपको जैसे क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है C55H72O5N4Mg होता है। तो C55H72O5N4Mg होता है। फिर दूसरा आता है क्लोरोफिल बी, तो ये इसका जो प्रेजेंटेशन होता है ये कहाँ कहाँ होता है, ये इसका परसेंटेज जो होता है वो 80% होता है इन ऑल प्लांट्स, ये सभी प्लांट्स में 80% मात्रा में पाया जाता है। क्लोरोफिल बी, या इसको हम बीटा क्लोरोफिल भी बोलते हैं, तो बीटा क्लोरोफिल भी बोला जाता है इसको। और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है C55H70O6N4Mg होता है। ये जनरली येलो ग्रीन में पाया जाता है, येलो ग्रीन प्लांट्स और एल्गा में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 80% है तो ये 20% ही होगा, दोनों मिलकर के। ये जनरली हायर प्लांट में पाए जाते हैं, इन हायर प्लांट्स, ये जनरली हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। और फिर बहुत सारे हैं, क्लोरोफिल सी भी है, क्लोरोफिल सी, ऐसे क्लोरोफिल C1 इसको बोला जाता है, क्लोरोफिल C1। तो क्लोरोफिल C1 का जो फॉर्मूला होता है C35H30O6N4Mg होता है। और ये जो है वो ब्राउन एल्गा में होता है जी, क्लोरोफिल सी भी। फिर क्लोरोफिल C2 आता है, क्लोरोफिल C2 इसका होता है C35H28O6N4Mg। ये जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गा में देखने के लिए मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। और भी बहुत सारे हैं, उसको हटाइए। और कुछ इंपॉर्टेंट है, एक जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल, कैरोटेनॉइड, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मेनली रूप से आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटेनॉइड। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा रेड, ब्राउन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है, साइनोबैक्टीरिया में देखने के लिए मिलता है। ठीक है,
तो ये क्लोरोफिल का टाइप्स बता दिए। तो अब क्लोरोफिल टाइप्स, क्लोरोफिल का मेन फंक्शंस क्या है, तो यहाँ पे आपको मेनली रूप से क्लोरोफिल का मेन फंक्शंस देखने के लिए मिलता है। वो लाइट एनर्जी से, वो लाइट से क्या करता है, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करता है। मतलब ये हुआ कि उससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को निकालता है और एटीपी बनाता है, और वही एटीपी यूज होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में होता है। तो हम सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल बता दिए हैं, फोटोसिंथेसिस बता दिए हैं। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट डिपेंडेंट फेज है वो 3 पार्ट्स में होता है। तो देयर आर 3 फेज ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। कह सकते हैं देयर आर मेनली 3 फेज ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फर्स्ट में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्लोरोफिल absorb a inorganic phosphate attached with ADP का फुल फॉर्म एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट होता है, एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट होता है, एंड फॉर्म ATP एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट बनता है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ADP प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप को हम क्या किए, एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच्ड कर दिए ATP के साथ, तो बना दिया ATP एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट। ये क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। इसमें एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है सिंथेटेज। ये जो होता है वो मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में होता है। एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। अब यहाँ पे ऑलरेडी एडिनोजाइन डाइफॉस्फेट ऑलरेडी 2 फॉस्फेट प्रेजेंस है, जिसमें से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को और मिला दिए, तो 2 फॉस्फेट और एक फॉस्फेट और मिलाए तो 3 फॉस्फेट बन गया, तो उसको हम एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों को मिलाएंगे आसानी से मिल जाएगा, इसमें बायोकैटालिस्ट की आवश्यकता होती है। तो बायोकैटालिस्ट एंजाइम जिसको हम सिंथेटेज बोलते हैं, इसमें कुछ मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों मिलाकर के इसको अटैच्ड करते हैं और इसको हम ATP बोलते हैं। और ये तभी हो पाता है जब फॉस्फेट ग्रुप को निकालने का काम किसका है, तो क्लोरोफिल का काम है। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल बता चुके हैं। दूसरा होता है ये ATP यूज होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। In this phase, water is split into hydrogen and oxygen। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर को, अब यहाँ पे जो ATP था उसको हम यूज कर लिए और ATP यूज कर लिए, तो यहाँ पे वाटर का क्या हुआ,
यहाँ से ऑक्सीजन को हम रिमूव किए तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप जानते हैं रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है। और थोड़ा क्या H2 प्लस O2 में तोड़ दिया और O2 हम जानते हैं ये क्या हो जाता है, रिलीज्ड आउट। हम ये जानते हैं कि वाटर में, ये प्लांट में O2 रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और इसीलिए इसको हम बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि कभी कभी ये पूछ देता है कि जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन रिमूव हुआ है या वाटर का ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं करना है। हम ये जान रहे हैं कि CO2 का जो मेन स्ट्रक्चर है CO2 प्लस H2O, तो C6H12O6 यहाँ बनता है। तो कार्बन तो है ही, ऑक्सीजन भी है ही, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिमूव होता है, ना कि CO2 वाला ऑक्सीजन रिमूव होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है। वो हम आपको जब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बताएंगे तो उसमें आपको ये कंफर्म बताएंगे। सबसे पहले सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करता है, हाइड्रोजन गेन कर लेता है। यहाँ भी हाइड्रोजन गेन करता है, यहाँ पे CO2 जो है हाइड्रोजन को गेन कर रहा है ना, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन को रिमूव किया, हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ, तो मतलब ये CO2 का ऑक्सीडेशन हुआ, नहीं CO2 का रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ, गेन हो रहा है, तो हाइड्रोजन तो अटैच्ड हो रहा है, तो CO2 का रिडक्शन हुआ और वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हुआ, रिलीज्ड हुआ, हाइड्रोजन को हटाया गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पे वही हमको देखने कि हाइड्रोजन अटैच्ड हो रहा है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाता है जिससे एथिल अल्कोहल बनाता है और सल्फर रिलीज हो जाता है। तो यहीं से पता चला कि जब ये सल्फर रिलीज कर रहा है तो हो ना हो ये ऑक्सीजन वाटर से ही रिलीज हो रहा होगा। तो इसीलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, और ये पूछा जा चुका है आपको BHU में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो गया। अब जब हाइड्रोजन आयन को हम यहां से रिमूव कर लिए तो इसको एक क्या है, एक्सेप्टर की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की आवश्यकता है। जब तक इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलता नहीं है, जब तक ये स्टोर नहीं होगा, तो इसको स्टोर करने के लिए थर्ड प्रोसेस में क्या होते हैं, H प्लस आयन इज एक्सेप्टेड बाय, ये जो है वो क्या होता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP, जिसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोटीन एमाइड AD9 डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या है, निकोटीन एमाइड AD9 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो अब यहां पे थर्ड में क्या करेगा, NADP जो है ATP का यूज करके H2 प्लस आयन को अटैच करेगा और बनाएगा क्या, NADPH.H, या इसको कहीं कहीं किसी बुक में NADPH2 लिखता है, तो इसी को NADPH2 या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको बोला जाता है। ये क्या किया, वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और वो फिर जाकर के जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है वहां पे जाकर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, जिससे हमें अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है, लाइट
डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन occurred in थैलाकोइड्स में होता है। मेनली रूप से थैलाकोइड्स या ग्रैनम, इसके बारे में हम डिटेल्स थोड़ा सा चर्चा करेंगे क्योंकि बाय फिगर जानेंगे अच्छे तरीके से, इसीलिए इसको हम यहाँ पे केवल ये याद रखिए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्ड इन थैलाकोइड्स या ग्रैनम। क्लियर है? थैलाकोइड्स या ग्रैनम। अब सेकंड में अब आ जाइए आप लोग। अब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन क्या होगा? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ है नहीं, जो नाइट्रोजन है केवल यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया गया है NADPH के द्वारा वो हाई एनर्जेटिक है, तो उस हाई एनर्जेटिक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है और उसी को जब रिमूव करते हैं तो वही ब्रेक डाउन होकर के हमको काफ़ी हायर एनर्जी देता है। वो भी कहाँ देता है? तो रेस्पायरेशन के दौरान। रेस्पायरेशन में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ETS जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चेन उसको बोलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन बोला जाता है। उसमें हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो हम रिप्रोडक्शन में डिटेल्स चर्चा करेंगे। केवल यहाँ पे हम यही जानते हैं जो आपका NADPH.H जो है ATP जो यूज किए हैं। फिर नेक्स्ट एक और आता है, एक एंजाइम की आवश्यकता होती है वो H2 को बाहर लाने के लिए, जिसको हम RUDP या RUBP बोलते हैं, दोनों नाम है इसका, RUDP या RUBP। ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है रिबुलोज डाइफॉस्फेट, रिबुलोज डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो NADPH.H ATP प्लस रिबुलोज डाइफॉस्फेट, ये सभी जो हैं अटैच्ड होने के बाद क्या देते हैं? तो आपको ATP एनर्जी के फॉर्म, तो यहाँ पे अब देगा क्या? सबसे पहले हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है जी, ऑक्सीजन तो पहले ही रिलीज हो गया है। फिर इससे ADP जो यूज हो जाता है, एक फॉस्फेट ग्रुप ये यूज कर लेता है, तो फिर से ADP बन जाता है, तो ADP बनता है। फिर आपका ये RUBP तो रह ही जाएगा क्योंकि आगे भी तो इसका काम है ना, एक चेन बनेगा कैसे? RUDP RUBP। तो यहाँ पे क्या हुआ? एनर्जी मिला है, ADP मिला है, H2 जो है वो ETS में चला गया और वो हमको काफ़ी अधिक मात्रा में एनर्जी देता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस चलता है ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में, स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। अच्छा एक चीज तो छोड़ ही दिया जाना, CO2 यहाँ पे तो यूज होगा ना, तो CO2 एनर्जी जिसको हम C6H12O6 या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ग्लूकोज, ये तो होगा ही होगा। तो अब यही हाइड्रोजन जो है वो रिलीज किया और इसके साथ अटैच्ड होकर के CO2 के साथ अटैच्ड होकर के क्या बना दिया? ऑक्सीडाइजेशन हुआ और ग्लूकोज बना दिया, जो स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इन
एज स्टार्च के फॉर्म में वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में एब्जॉर्ब हो गया और बचा क्या, एडीपी बचा, आरयूबीपी बचा और आरयूबीपी एडीपी बचा। तो अब ये वाला बार बार ये जो है वो फिर से लेफ्ट साइड भी और आपको राइट साइड भी देखने के लिए मिल रहा है, NADP भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ना केवल रिलीज किया है, NADP तो रहेगा ही ना। तो आपको NADP जो है वो ATP में कन्वर्ट हो गया है, ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो गया है, RUBP तो जैसे था वैसा ही रह गया, NADPH.H जो है वो क्या किया, हाइड्रोजन को H2 को वो रिमूव कर दिया और उसमें अटैच्ड कर दिया। तो अटैच्ड इसमें CO2 में अटैच्ड कर दिया H2 को और कार्बोहाइड्रेट बना दिया। तो ये दोनों सेम है, तो इसीलिए क्योंकि ये राइट साइड भी है लेफ्ट साइड भी, तो एक साइकिल बन गया। तो इस साइकिल को हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। और ये केल्विन के द्वारा ही दिया गया था, ये केल्विन साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया, बायोलॉजिस्ट है, तो केल्विन बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम केल्विन साइकिल रख दिया गया। तो ये पूरा फोटोसिंथेसिस का अब एक स्ट्रक्चर हम जनरली ये जानते हैं, CO2 प्लस H2O इन लाइट क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज करता है। तो ये वाटर भी कुछ जो बच जाता है, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो वाटर भी रिलीज कर देता है ये। तो इसीलिए तो यहाँ पे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हुआ, वो भी कि वो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो आप लोग के लिए ये होमवर्क रह गया कि इसको बैलेंस्ड करके आइएगा, इसको बैलेंस्ड करना आप लोग का काम है। हमने इसको इनकम्प्लीट रखे हैं, अब आपको 9th क्लास में आप बैलेंस्ड करना अच्छे तरीके से जान चुके हैं, इसलिए इसको बैलेंस्ड करने का आपका काम है। तो हम ये पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस जान गए। अब ये जो होता कहाँ है, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है अकर्ड इन कहाँ होता है, तो ये जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। अब इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में भी आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। हम आप लोग को बता रहे थे कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या है उसके बारे में हम जाने। अब फोटोसिंथेसिस का जो साइट है थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं हम। तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है दोस्तों वो लीफ में होता है। क्या होता है, तो लीफ का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही हैं। लीफ फोटोसिंथेसिस का जो मेन साइट है वो कहाँ है, वो लीफ में है। अब लीफ जो होता है वो सबसे ऊपर, लीफ का जो थिकनेस होता है ना उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो लीफ में एक मेसोफिल टिश्यू पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेसोफिल टिश्यू होता है। तो मेसोफिल टिश्यू आप इधर देख लीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको बनाया हुआ है मेसोफिल टिश्यू को। तो मेसोफिल टिश्यू यही है। तो मेसोफिल टिश्यू जो होता है वो सबसे अपर पार्ट, तो मेसोफिल जैसे लिप्स, तो लीफ का आप देख रहे हैं एक ऊपरी हिस्सा और एक निचली हिस्सा। तो ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या है, वो उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं, वो वैक्सी होता है, वैक्सी क्यूटिकल। और नीचे वाला हिस्सा और उसके जस्ट जो निचला लेयर होता है वो अपर एपिडर्मिस और ये नीचे लोअर एपिडर्मिस। तो ये मान लीजिए लीफ है, तो लीफ का जो सबसे ऊपर हिस्सा, ऊपरी हिस्सा अपर एपिडर्मिस और निचला हिस्सा लोअर एपिडर्मिस कहलाता है। और हम ये जानते हैं कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पोल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, और उसको जिसके द्वारा वो क्या करता है, वो CO2 को गेन करता है और ऑक्सीजन को रिलीज भी करता है। अब ये जान लीजिए कि स्टोमेटा जो होता है वो होता तो है अपर एपिडर्मिस में भी होता है और लोअर एपिडर्मिस में भी होता है, दोनों में होता है।
लेकिन स्टोमेटा का जो काउंट होता है वो लोअर एपिडर्मिस में अधिक होता है, अपर एपिडर्मिस में कम होता है। तो मतलब स्टोमेटा का जो काउंट है वो अपर एपिडर्मिस में कम है और लोअर एपिडर्मिस में अधिक है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टोमेटा इज लेस in upper epidermis, less in upper epidermis than lower epidermis। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए इसको अच्छे ध्यान से सुनिएगा। एपिडर्मिस, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नंबर ऑफ जो स्टोमेटा है वो अपर एपिडर्मिस में ज़्यादा होता है या लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होता है। तो लोअर एपिडर्मिस में अधिक होता है, वही आपको ऑप्शन देगा। लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस बोथ में बराबर होता है, या फिर नन ऑफ दिस का एग्जांपल देगा। या अपर एपिडर्मिस में होता ही नहीं है, केवल लोअर एपिडर्मिस में होता है। तो अपर एपिडर्मिस में भी होता है लेकिन लोअर एपिडर्मिस से कम होता है। तो अब ये जो पूरा का पूरा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो मेसोफिल टिश्यू का है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो मेसोफिल टिश्यू के अंतर्गत होता है। अब मेसोफिल टिश्यू में कहाँ होता है, तो मेसोफिल टिश्यू में हम बताएं ये जो अपर वाला पार्ट है वो वैक्सीक्यूटिकल है। फिर उसके जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला आपको दिख रहा है, ये जो अपर एपिडर्मिस है, और ये नीचे वाला हिस्सा ये आपको लोअर एपिडर्मिस है। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में स्पॉन्गी सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्पॉन्गी सेल्स होते हैं जिसको हम पैलिसेड लेयर भी बोलते हैं। तो पैलिसेड लेयर जो होता है वो पैलिसेड सेल का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, तो पैलिसेड लेयर जो है वो पैलिसेड सेल का बना हुआ होता है। और पैलिसेड सेल में ए नंबर ऑफ क्या रखते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो पैलिसेड के अंदर जो है वो छोटा छोटा जो आपको ये दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या रखता है, इसमें ये जो छोटे छोटे हैं इसमें आपको क्लोरोफिल देखने के लिए मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है, क्लोरोफिल देखने के लिए मिलते हैं। और इन ए क्लोरोप्लास्ट 280 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल के लगभग 280 मॉलिक्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स, 280 मॉलिक्यूल्स, जिसमें 80%, तो 80% का मतलब कितना हो गया, 80% जो है लगभग 170 to 180 मॉलिक्यूल्स जो होता है, 175 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए का होता है। क्लोरोफिल ए का होता है। ऐसे तो क्लोरोफिल जो होता है वो मोर सॉल्यूबल इन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए से अधिक क्लोरोफिल बी होता है जो सॉल्यूबल होता है। लेकिन इसमें 80% मतलब 170 to 175 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, क्लोरोफिल ए के होते हैं। और अदर देन बी सी जो भी हो, जेंथोफिल हो, कैरोटेनाइड हो, जो भी होते हैं वो इसके अलावे होते हैं। फिर हम आपको बता रहे हैं कि पैलिसेड लेयर जो होता है वो पैलिसेड सेल का बना हुआ होता है। और सभी पैलिसेड सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। और सभी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंस होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ये क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर, तो अब देखने में तो लग रहा है ये क्वाइन है नहीं, लेकिन ये एक क्वाइन को दूसरे क्वाइन पे इस तरीके से रखते चले जाइए तो आपको यही स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो क्वाइन लाइक जो सिंगल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसे हम बोलते क्या है, थाइलेक्वाइड्स बोलते हैं। थाइलेक्वाइड्स बोलते हैं। थाइलेक्वाइड्स जो होते हैं वो क्लोरोफिल को रखते हैं, कंटेन क्लोरोफिल यहीं मौजूद होता है। और जहाँ क्लोरोफिल होगा वहीं ना फोटोसिंथेसिस होगी, वहीं ना लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्ड इन थाइलेक्वाइड्स। और ये सभी एक ग्रुप ऑफ थाइलेक्वाइड्स, तो मतलब यहाँ पे
ए ग्रुप ऑफ थैलेकाइड्स, ए ग्रुप ऑफ थैलेकॉइड्स इज कॉल्ड ग्रेनम। क्या कहलाता है? ग्रेनम कहलाता है। और इसका प्लूरल जो होता है वो ग्रेना होता है। क्या होता है? ग्रेना। तो हम ये कह सकते हैं थैलेकॉइड्स का जो ग्रुप है उसको हम ग्रेनम बोलते हैं और उस पूरे को ग्रेना बोलते हैं। ये वाला जो आपको ये एक दिख रहा है ये स्टार्च ग्रेन है। क्या है? स्टार्च ग्रेन। यहीं पे स्टार्च ग्रेन आएगा। तो ये स्टार्च ग्रेन है। स्टार्च ग्रेन बना तो सबसे पहले हुआ क्या, यहाँ पे क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल जो है वो सन को स्प्लिट किया यहाँ पे, और सन को जब स्प्लिट किया और यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन किया। क्या किया? एटीपी का फॉर्मेशन किया एक इनऑर्गेनिक ग्रुप को लेकर के। जब एटीपी फॉर्मेशन हुआ, ये वाला जो आपको लकड़ी टाइप का दिख रहा है ये जो है वो स्ट्रोमा लैमेली है। यहाँ से देख रहे हैं ये स्ट्रोमा लैमेली है। इसमें कुछ फ्लूइड भरे हुए होते हैं। उस फ्लूइड को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। उस फ्लड को हम या तो स्ट्रोमा बोलते हैं। इस फ्लड को क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोलते हैं। और यहाँ पे यहाँ डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। जबकि ग्रेनम में क्या होता है? थैलेकाइड्स में क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एटीपी बना, एटीपी फॉर्मेशन हुआ। अब क्या हुआ? सब ये आपको गार्ड सेल देखने के लिए मिल रहा है। लोअर एपिडर्मिस में अधिक इसकी संख्या होती है। ये दोनों आपको गार्ड सेल है। यहाँ पे एक ओपनिंग दिख रहा है आपको। ये जो ओपनिंग है ये स्टोमेटा है। यहाँ से वाटर को इंटर किया। जब वाटर को इंटर किया तो वाटर जब इंटर करता है तो होता क्या है कि ये वाला जो हिस्सा है ये फूल जाता है, और जब फूलने के क्रम में ये क्लोज हो जाता है। अब जब इस वाटर का यूज़ हो जाता है, अंदर स्प्लिट हो जाता है, तो ये फिर से क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे जो फूलने वाला स्वेलन पार्ट्स है वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर से ओपनिंग खुल जाती है जिससे ऑक्सीजन आउट हो जाता है। तो ये स्टोमेटा का ये फंक्शन है। तो गार्ड सेल का यही फंक्शन है, इस ओपनिंग को क्लोज करना या बंद करना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटरिंग द CO2, एंटरिंग द वाटर एंड रिलीजिंग CO2। तो इसका यही फंक्शन है। किसका? गार्ड सेल का। अब गार्ड सेल, अब यहाँ पे आपको स्टोमेटा का एक एक्सपेंड फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है एपिडर्मल सेल है, मतलब कि बाहर वाला एपिडर्मल सेल है और एपिडर्मल सेल, ये दोनों आपको गार्ड सेल दिखने के लिए मिलेंगे। गार्ड सेल में आपको बहुत सारे क्लोरोफिल देखने के लिए मिलता है, बताए थे ये जो है। फिर इसके अंदर वैक्यूल्स भी देखने के लिए मिलता है। ये सारा न्यूक्लियस है। गार्ड सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। अब ये क्लोज है, ये ओपनिंग जो है वो क्लोज है। अब जैसे ही इसमें क्या होगा? वाटर इन करेगा तो ये क्या होगा? ये फूलेगा और फूलने के क्रम में ये क्लोज हो जाएगा। अब अंदर जब वाटर यूज़ हो जाएगा तो वो फिर से पिचकेगा और पिचकने के बाद फिर से O2 बाहर निकल जाएगा। तो यही फंक्शंस हमेशा कंटिन्यू चलते रहता है जी। ये स्पॉन्गी सेल्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है? तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेसोफिल टिश्यू के अंतर्गत होता है। अब अगर पूछे मेसोफिल टिश्यू में कहाँ होता है, तो मेसोफिल टिश्यू के अंदर आपको पहली सेड सेल में होगा। पहली सेड सेल या फोटोसिंथेटिक सेल भी इसको बोलते हैं। अब पहली सेड सेल के अंदर कहाँ होगा? तो क्लोरोप्लास्ट में होगा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होगा? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम बताएं आपको क्या है? ग्रेनम है। ग्रेना होता है तो ग्रेना के अंतर्गत होता है। अब ग्रेना जो होता है वो थैलेकॉइड्स का बना हुआ होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फोटोसिंथेटिक साइट इज क्या हो गया? थैलेकॉइड्स। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, जो ऑप्शन में रहे आपको थैलेकॉइड्स रहे, ग्रेना रहे, क्लोरोप्लास्ट रहे, या फिर पहले सेड सेल रहे या मेसोफिल टिश्यू रहे, ऑप्शन के अनुसार मार देना है। अगर सबसे फर्स्ट ऑप्शन थैलेकॉइड्स रहेगा तो थैलेकॉइड्स मारेंगे। 4 ऑप्शन रहेगा और थैलेकॉइड्स का ऑप्शन रहेगा तो थैलेकॉइड्स ही मारेंगे। थैलेकॉइड्स अगर नहीं रहे तो फिर ग्रेना मारेंगे। ग्रेना भी नहीं रहे तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं रहे तो पहले सेड सेल। कोई ना कोई तो ऑप्शन देगा, अगर कोई नहीं रहे तो नन ऑफ दिस। तो अब आशा करते हैं आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। इसीलिए हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक
फुल नहीं, पहले कीमो ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।